वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, करें शुरू। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा एक आर्टिकल है, ठीक है। और सीखते हैं इसके बारे में सीखते हैं क्या कहता है ये। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, पहले भी पढ़ा हुआ है। और इसमें जो है आगे की भी चीज़ें बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। पहले जो पढ़ा था आपने वो पढ़ा था नॉन रिलेटिविस्टिक। कहाँ पे पढ़ा था? साउंड के लिए। तो पहले हमने नॉन रिलेटिविस्टिक पढ़ा था साउंड वेव्स के लिए। क्या कहता है ये तो आपने +1 में बड़े बेसिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। पूरा लेक्चर हमने डिस्कस किया भी था डिटेल में। एक बार उसका एक ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। नॉन रिलेटिविस्टिक साउंड वेव्स के लिए बेसिकली जो डॉपलर इफेक्ट है वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ, सोर्स कौन सा? जो साउंड वेव अमिट कर रहा है उसकी तरफ या उससे दूर जा रहा हो, या फिर ऑब्जर्वर रुका हुआ हो, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो या ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, अगर ऐसा कुछ भी है तो इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ये बेसिकली है रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। तो हम बोलते हैं व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, दोनों में से कोई भी, ऑब्जर्वर और सोर्स में से कोई भी आगे जा रहा हो या पीछे जा रहा हो, पास आ रहा हो या दूर जा रहा हो, ठीक है, या दोनों एक साथ जा रहे हो, पर उनमें रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, कुछ जीरो ना हो। ऐसा ना हो दोनों बराबर सेम स्पीड पे साथ साथ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स ऑफ वेव, तो क्या होगा? देयर वुड बी सम चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पे जिसमें जो सोर्स अमिट कर रहा है, मान लो वो अमिट कर रहा है न्यू फ्रीक्वेंसी को, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलेगा। ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी कुछ कम भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये बात थी। ये हमने पूरा प्रूफ कर लिया था, सीख लिया था, समझ लिया था। अब हम करते हैं रिलेटिविस्टिक के लिए। रिलेटिविस्टिक में क्या होगा? हमें किसके लिए करना है? बेसिकली लाइट वेव के लिए। तो ये जो इफेक्ट है ये लाइट में भी आता है क्या? ये इफेक्ट लाइट में भी आता है क्या, जो साउंड के लिए आ रहा है? तो आंसर इज यस। अगर कोई लाइट सोर्स ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव मोशन में है, ठीक है, सो इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड अ सोर्स ऑफ लाइट वेव, तो क्या होगा? अगर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज में अगर बातचीत हो रही है तो क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर को लाइट लगेगी, ऑब्जर्वर को लाइट दिखेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी वो नहीं होगी जो सोर्स ने अमिट की, उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा, कुछ भी हो सकती है दोनों में से, ठीक है। तो आज हम इस आर्टिकल को सीखेंगे। बड़ा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा आर्टिकल है, इसे सीखेंगे और इसे प्रूव करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। और साउंड के साथ इसके क्या डिफरेंसेस हैं, साउंड वाले आर्टिकल के साथ इसके क्या डिफरेंसेस हैं उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब आर्टिकल करना है हमें कौन सा? रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो लेते कैसे हैं हम ऐसे ही लेते हैं ना, एक सोर्स S है और एक सोर्स S' है, और वो क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से उससे दूर जा रहा है। ओके, v वेलोसिटी से उससे दूर जा रहा है, यही लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई लाइट वेव है, ऐसे अमिट कर दी उसने। ओके, तो इस लाइट वेव की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? A cos kx माइनस ओमेगा टी, है ना। एस फ्रेम से लिख दी मैंने, जनरल लिख दी kx माइनस ओमेगा टी, आपने पढ़ी हुई है +1 में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ी है, और वेव्स वाले चैप्टर में भी, वेव इक्वेशन में आपने ये इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। यही जो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो इसी फॉर्म में आता है।
कॉस की जगह आप कॉस साइन भी कर सकते हो, वो भी सेम ही है, ठीक है, सिनुसॉइडल होना चाहिए। ओके, ये क्या चीज़ है, ये फेज को रिप्रेजेंट करती है, राइट, फेज को। तो फाई फेज जो है वो कितना हो गया, के एक्स माइनस ओमेगा टी। और अगर दूसरे फ्रेम से लिखें तो क्या होगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के कितना होता है, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, चेंज हो जाएगा, ऐसे तो है नहीं। जब दूसरे फ्रेम से लेंथ चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट में भी फर्क पड़ेगा, है ना, लेना चाहिए। एक्स तो हमें पता ही है चेंज होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा भी 2 पाई न्यू होता है, इस पे भी बदलेगा। जब टाइम बदलता है तो न्यू भी बदलेगा, फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी, है ना। तो ओमेगा डैश लिख लिया, टाइम तो चेंज हो ही रहा है तो टी डैश लिख लिया। तो दूसरे फ्रेम से अगर आप देखोगे तो फेज कितना है, फाई डैश, विच इज के डैश एक्स डैश माइनस ओमेगा डैश टी डैश, हो गया। अब हमारा एसटीआर का पोस्टुलेट या थ्योरी, जो आइंस्टाइन थ्योरी है उसका रिलेटिविटी का पोस्टुलेट क्या बोलता है, रिलेटिविटी पोस्टुलेट बोलता है कि ऑल फिजिकल फंडामेंटल लॉज शुड रिमेन इनवेरिएंट, है ना, वो सेम रहने चाहिए। तो इसके हिसाब से जो फेज है दैट शुड बी इनवेरिएंट, सेम रहना चाहिए अंडर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन में, अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप एक फेज पे लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन लगा के एक फ्रेम में जो फेज की वैल्यू है उस पे लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन लगा के दूसरे फेज में जो उसकी वैल्यू आएगी उसे कैलकुलेट करोगे तो वो सेम आनी चाहिए। इनवेरिएंट का मतलब जो ना बदले, ठीक है। तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन लगा के एक फेज से दूसरे फेज में जाओगे तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये हमने सीखा हुआ है। तो पुट कर दो, बस पुट कर दो, के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू के डैश एक्स डैश माइनस ओमेगा डैश टी डैश, यही होगा, है ना। और अब आपको लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस भी पता है, मैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस लिखूंगा। एक्स किसके इक्वल है, एक्स डैश प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। और टी डैश, टी कितना है, टी है टी डैश माइनस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें मैं ना ये फैक्टर बार बार नहीं लिखना चाहता, तो जहाँ पे आप ना लिखना चाहो वहाँ पे लॉरेंट्ज फैक्टर है ये, इसे गामा लिख सकते हो। तो मैं शुरू में 1-2 बार गामा लिख के चलूँगा ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान रहे, लिखना मुझे आसान रहे। तो 1 अपॉन में है, ध्यान रखना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज गामा। गामा इज लॉरेंट्ज फैक्टर, लॉरेंट्ज the same mathematician who give the Lorentz transformation, these transformations। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या मिलेगा, k के साथ क्या आ गया, गामा, ये गामा है ना यहाँ पे x में, ये गामा है, तो गामा और x बाकी जगह क्या है फैक्टर, x डैश प्लस वी टी डैश माइनस ओमेगा के साथ क्या आएगा, गामा, जो नीचे वाला है वो फैक्टर तो है ही है, और क्या आएगा, टी डैश माइनस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, के डैश एक्स डैश माइनस ओमेगा डैश टी डैश, सिंपल है। अब यहाँ पे क्योंकि टर्म्स एक्स डैश और टी डैश में है, एक्स डैश और टी डैश में है, तो दूसरी तरफ भी हम एक्स डैश और टी डैश में टर्म्स निकाल लेंगे। तो देखो x डैश का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहां से आएगा k गामा x डैश के साथ है, और माइनस ओमेगा गामा माइनस v अपॉन सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस ओमेगा गामा v अपॉन सी स्क्वायर, ये x डैश का कोएफिशिएंट है, ठीक है, ओके। अब t डैश का देखो, टी डैश का होगा यहां से प्लस टी डैश का कोएफिशिएंट होगा, यहां होगा के ओमेगा वी, सॉरी के गामा वी
और यहाँ होगा माइनस ओमेगा गामा, माइनस ओमेगा गामा। ओके, अब हम उसे उस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा, तो इट शुड बी के डैश, इसके साथ जो भी होगा वो होगा के डैश, और इसके साथ जो भी होगा वो होगा माइनस ओमेगा डैश, है ना, ये होगा माइनस ओमेगा डैश। तो मैं सिर्फ ओमेगा डैश लिख रहा हूं, ओमेगा डैश कितना होगा, इसका माइनस मतलब ओमेगा माइनस के वी, और गामा तो है ही है, देख लो के डैश की वैल्यू, ये वाली वैल्यू के डैश की है, इसे मैं लिख नहीं रहा, अभी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ओमेगा डैश चाहिए था, ओमेगा डैश हमने निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, चल जाएगा काम, करें आगे। ओके, तो ओमेगा को अब और के को पुट कर दो, जो हमें पता है, हमें क्या पता है, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, के इज 2 पाई बाय लैम्डा, तो यहां से हो जाएगा 2 पाई न्यू डैश इज इक्वल टू 2 पाई, अपॉन में क्यों लिया मैंने, गलती से ले लिया, कोई बात नहीं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो 2 पाई न्यू होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड थोड़ी होता है, तो 2 पाई न्यू डैश इज इक्वल टू 2 पाई न्यू माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी, और ये हो गया गामा। ठीक है, गामा में बस एंड में ये वाला हम पुट कर देंगे, थ्रू आउट चलने दो गामा गामा गामा। ओके, 2 पाई से 2 पाई काट सकते हैं, ये यहां से 2 पाई कॉमन है, तो हमारे पास न्यू डैश आ गया इक्वल टू न्यू माइनस वी अपॉन लैम्डा, वी अपॉन लैम्डा, और गामा तो है ही, गामा बिना तो सरना ही नहीं, रिलेटिविटी में कहीं भी गामा बिना सर ही नहीं सकता। ठीक है, तो रिलेटिविटी में ये वाला फैक्टर तो आएगा ही आएगा, 1 माइनस वी के सी स्क्वायर वाला फैक्टर तो आना ही है। ओके, चल गया काम, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, एक चीज और पुट कर लो, आपको लैम्डा और न्यू में रिलेशन पता है, पता ही है, लैम्डा और न्यू में रिलेशन क्या है, लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी, है ना, तो लैम्डा कितना हो गया, सी अपॉन न्यू, तो यहां पे पुट कर दो, पुट करोगे तो ये बन जाएगा न्यू माइनस वी अपॉन लैम्डा, मतलब सी अपॉन न्यू, ये मैं न्यू ऊपर ले लेता हूं, और इंटू गामा तो है ही है। ये वाला फैक्टर देख लो, अगर ये समझ में आ गया है तो हमारा काम खत्म, ऑलमोस्ट हो गया ये आर्टिकल, सिर्फ डिस्क्रिप्शन रह गई, छोटी मोटी बातें रह गई करने वाली। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दूंगा, इसे ध्यान से देख लो, वैसे कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, मैंने सिर्फ लैम्डा को पुट किया है सी अपॉन न्यू। ठीक है, और मैं एक बार इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख रहा हूं, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू वी अपॉन सी इंटू गामा। सेम एक्सप्रेशन मैंने नीचे फिर से लिख लिया, तो इसे इरेज कर देते हैं अब। ठीक है, तो अब देखो कि क्या होगा, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, तो न्यू डैश इज इक्वल टू, न्यू कॉमन निकल रहा है, दोनों में निकाल लो, न्यू कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस वी बाय सी, और अपॉन में क्या है, गामा को पुट कर दूंगा मैं वो वाला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, तो मैं लिखूंगा इसे न्यू 1 माइनस वी अपॉन सी, और अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी और ए प्लस बी, अलग अलग लिख दिए मैंने। ओके, और यहां से अगर आप देखोगे तो 1 माइनस वी बाई सी और ये 1 माइनस वी बाई सी सेम है ना, ऊपर फुल पावर है, नीचे हाफ पावर है, कट के ये ऊपर हाफ रह जाएगी, और इसकी पावर हाफ है, तो ये आ जाएगा न्यू, और अंडर रूट के अंदर
ऊपर इसकी पावर भी हाफ और नीचे वाले की पावर भी हाफ। फर्क क्या है? फर्क ये है कि नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है। ठीक, तो ये क्या बन गया पूरा सॉल्व करने के बाद? ये बन गया अंडर रूट सी माइनस वी डिवाइडेड बाई सी प्लस वी, सी माइनस वी बाई सी प्लस वी। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, जो फ्रेम इसके रिलेटिव मूव कर रहा है, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो थोड़ा सा। एक्सप्रेशन तो आपने पहले भी मैथमेटिक्स तो किया ही हुआ है, ऐसा सही रिजल्ट आता था उसमें, जो साउंड वाले में आप निकालते थे छोटे होते, उसमें भी कुछ ऐसा सा ही रिजल्ट आ जाता था। लेकिन है क्या यहाँ पे? देखो, जब एक फ्रेम दूसरे के रिस्पेक्ट टू मूव करता है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होता है तो क्या मिलता है आपको? तो कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन की वजह से, इनके आपस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। और क्योंकि रिलेटिविस्टिक में एक फैक्टर तो वो हो गया, दूसरा फैक्टर इसमें जो एक और काम करता है वो होता है टाइम डायलेशन, क्योंकि दूसरे फ्रेम में टाइम डायलेट हो रहा है। नॉन रिलेटिविस्टिक केस नहीं है ना, रिलेटिविस्टिक है, तो दूसरे फ्रेम में टाइम डायलेट हो रहा है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी में मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। ठीक हो गया? तो बस हो गया, इतना ही था। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो सकता है आपके बुक में वैसे दिया हो कि इस सिग्नल को यहां पे जब ये था तो इसने एक सिग्नल एमिट किया, जब वो थोड़ा सा आगे चला गया तो उसने दूसरा सिग्नल एमिट किया, जब वो थोड़ा सा आगे चला गया तो उसने दूसरा सिग्नल एमिट किया, और पहले का वेव फ्रंट भी यहाँ पे रिसीव हुआ होगा कुछ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके, और दूसरे का वेव फ्रंट भी यहाँ पे रिसीव हुआ होगा कुछ ट्रांसफॉर्म होके। ठीक है, और जब तक उसने चाहे उसी पॉइंट से एमिट किया सिग्नल को, लाइट सिग्नल को, लेकिन वो अगला जो पॉइंट है वो कुछ आगे जा चुका है ना, क्योंकि ये मूव कर रहा है। इसके मूव करने से जो सोर्स था, जो लाइट एमिट कर रहा था, वो सोर्स जो है वो थोड़ा सा आगे चला गया। थोड़ा आगे चला गया तो लाइट को एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, कि जब यहां पे जो ट्रेवल किया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा जब अगले पॉइंट से पहुंचना होगा। उसकी वजह से भी कुछ चेंज इन फ्रीक्वेंसी आता है, कोई टाइम डिले आता है। तो फ्रीक्वेंसी को आप टाइम से या डिस्टेंस से या पाथ डिफरेंस से उनसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कि कुछ ना कुछ पाथ अगर ज़्यादा कम हो जाएगा उससे कुछ ना कुछ टाइम डिफरेंस आ जाएगा, और टाइम बदल रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बदल रही है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी इस टर्म में आ गई है। ठीक है, तो इसमें आप आगे देख सकते हो, अगर V मान लो पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? C माइनस वी छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ऊपर रकम छोटी है, नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? C माइनस वी इज लेस देन C प्लस वी, है ना, क्योंकि V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है, तो C माइनस वी विल बी अपॉन C प्लस वी विल बी लेस देन 1। और अगर ये लेस देन 1 है तो न्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा नंबर आएगा, यानी कि पॉजिटिव V इंप्लाइज न्यू डैश इज लेस देन न्यू, पॉजिटिव V इंप्लाइज न्यू डैश इज लेस देन न्यू, यानी कि जो अपडेटेड फ्रीक्वेंसी या दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी है जो चेंज होने के बाद आई है वो क्या हो रहा है? वो कम है। ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो कम है। ओके, ठीक है, तो जब कोई दूर जा रहा है, V पॉजिटिव का मतलब वो दूर जा रहा है ऑब्जर्वर सोर्स से, या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। जब दूर जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक हो गया। अगर ये नेगेटिव ले लें हम उसे दूर भेजने के बजाय पास बुला लें तो ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ऊपर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? C माइनस वी जो है वो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि V नेगेटिव है, तो ये बड़ा हो जाएगा C प्लस वी से, और ये बड़ा हो जाएगा तो न्यू डैश जो है वो बड़ा हो जाएगा न्यू से, न्यू डैश जो है वो न्यू से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन जनरल भी है, हमें मालूम ही है कि जब दूर से कोई आ रहा होता है, दूर से आ रहा होता है
तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है जब हमारे पास आ रहा होता है, और जब जा रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होने लग जाती है। फ्रीक्वेंसी आई होप याद होगा आपको, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट सेकंड, मतलब द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट सेकंड वी आर गेटिंग decreases or increases according to the relative motion between the observer and the source। ठीक हो गया, सिंपल था। अच्छा, ये जो मोशन है, अभी एक और चीज में एक दो बातें और देखनी है। इसे आप उल्टा भी कर सकते हो, इसे आप उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे करोगे, मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स की जगह वेवलेंथ की टर्म्स में कैसे लिखूंगा, दिस विल बी सी बाय लैम्डा डैश इक्वल टू सी बाय लैम्डा अंडर रूट सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। इनवर्स कर दो सारे का, तो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश विल बी लैम्डा, और ये भी उल्टा हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा और सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। तो इससे आप देख सकते हो जब v पॉजिटिव है तो लैम्डा डैश बढ़ गया, v पॉजिटिव, न्यू डैश कम हुआ, लैम्डा डैश बढ़ गया, और जब न्यू ये नेगेटिव है तो न्यू डैश बढ़ा और लैम्डा डैश कम हो गया। ठीक है, लैम्डा बढ़ने का मतलब क्या है, लैम्डा बढ़ने का मतलब क्या है कि आप रेड वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, तो आप रेड की तरफ जा रहे हो, और लैम्डा कम होने का मतलब ब्लू की तरफ जा रहे हो। तो इसे नाम दिया है हमने, इसका नाम है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। अगर वेवलेंथ कम हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो इसे हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो उसे हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, यानी कि जब ऑब्जर्वर हमारे पास आ रहा है, तब हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, और जब दूर जा रहा है तो हम बोलेंगे रेड शिफ्ट। ठीक, इसकी बड़ी एक प्यारी सी एप्लीकेशन है, और भी एनिमी डिटेक्शन में भी है, और हम कई जगह पे यूज़ करते हैं इसे। लेकिन एक बड़ी प्यारी एप्लीकेशन बताता हूँ आपको, एस्ट्रोफिजिक्स में, प्लैनेटरी साइंसेज में, जब हमें दूर से स्टार्स देखने होते हैं, दूर स्टार्स बहुत दूर है हमसे, बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो जब स्टार्स को ऑब्जर्व करना होता है तो स्टार्स या तो बाइनरी पेयर में होते हैं, बाइनरी स्टार्स होते हैं, पेयर में होते हैं, और या फिर स्टार्स के साथ प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सन के साथ प्लैनेट्स हैं, जो सन के साथ अर्थ, मार्स, जुपिटर, वीनस वगैरह है ना, सारे प्लैनेट्स हैं। कुछ बहुत सारे स्टार्स के साथ प्लैनेट्स नहीं एसोसिएटेड होते, प्लैनेट्स नहीं चक्कर मार रहे होते, उनके साथ एक और स्टार होता है, तो वो दोनों स्टार ही एक दूसरे के अराउंड चक्कर मार रहे होते हैं, दोनों स्टार, मतलब वो सिस्टम ही घूम रहा होता है पूरा ऐसे। ठीक है, इस तरह से सिस्टम ही घूम रहा होता है, दोनों स्टार्स एक दूसरे के अराउंड चक्कर मार रहे होते हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हमें पता कैसे लगता है, तो हम उसे पता कर लगाते हैं डॉपलर इफेक्ट से। तो अगर आपको मान लो फ्रीक्वेंसी कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होती दिख रही है, इसका मतलब कभी रेड शिफ्ट कभी ब्लू शिफ्ट, कभी रेड शिफ्ट कभी ब्लू शिफ्ट अगर आप नोट कर रहे हो, तो इसका मतलब स्टार कभी हमारे से दूर जा रहा है और कभी हमारे पास आ रहा है, कभी हमारे से दूर जा रहा है, कभी हमारे पास आ रहा है। तो वो बाइनरी स्टार्स में है, वो पेयर में इस तरह से है। इस तरह से हम डॉपलर शिफ्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। फिलहाल लॉजिक और कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप देखोगे तो रिलेटिविस्टिक में क्या होगा, इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अगर, और दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, और रेड शिफ्ट बोलते हैं उसे। और अगर ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ जो है, अगर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी, इसे हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसमें एक कॉन्सेप्ट और करना है, वो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं उसमें। ठीक है, इसी के बेसिस पे कर लेते हैं। वो है ट्रांसवर्स डॉपलर शिफ्ट। तो ये जो इफेक्ट हमने नोटिस किया, इसमें क्या हो रहा है, एक्स के अलोंग ही ऑब्जर्वर या सोर्स जो भी है वो मूव कर रहा है, और एक्स के अलोंग ही हम नोटिस कर रहे हैं।
ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि हमें चीज़ पास आ रही है या दूर जा रही है, पास आ रही है या दूर जा रही है, और उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है ना। लेकिन मान लो सोर्स जो है वो ऐसे जा रहा हो, ऐसे ऊपर को ऐसे जा रहा हो, और हम नीचे से देख रहे हो, यानी कि हम देख रहे हो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये जो हमने इफेक्ट निकाला इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूड क्यों? क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूड मतलब अलोंग द डायरेक्शन, ठीक। लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना हो तो उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स इफेक्ट, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो साउंड में तो क्या होता था, अगर एक परपेंडिकुलर जा रहा है दूसरे के तो उनके बीच का डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ। अगर डिस्टेंस कम नहीं हुआ, अगर इस तरह से मतलब साउंड में अलोंग एक्स एक्सिस सेम डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस कम नहीं हुआ तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन तो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यहां रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, y डैश इक्वल टू वाई तो हो गया, x डैश तो चेंज हो रहा था ना तो फर्क आ गया था, लेकिन y डैश तो चेंज नहीं हुआ तो फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन t डैश तो चेंज हो गया ना, t डैश तो वही है अभी भी, अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो आप यहां से देखोगे तो इस बार इक्वेशन जो लिखोगे वो लिखोगे कुछ इस फॉर्म की, क्योंकि वेव इक्वेशन आप y के अलोंग देख रहे हो तो आप लिखोगे इस फॉर्म की, और आपको कंपेयर करके लगाना होगा, वो लगाना होगा k डैश y डैश माइनस ओमेगा डैश y t डैश इज इक्वल टू के वाई माइनस ओमेगा टी। तो इसमें ये वाला फैक्टर तो काम नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला फैक्टर काम करेगा, टी वाला मतलब टी वाला फैक्टर काम करेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे टी में वही रिलेशन आ जाएगा जो हमने पहले देखा है। कौन से फैक्टर वाला, ये वाला, के लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होएगी, ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होएगी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सॉरी टाइम डायलेशन होएगी, टाइम डायलेशन होएगी तो उसकी वजह से तो टाइम चेंज हुआ ही, टाइम बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है, क्योंकि टाइम डायलेशन में टाइम बढ़ जाता है ना। इस तरह से टी डैश इज टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये वाला फैक्टर आ जाएगा इसे ही सॉल्व करके पहले वाले मेथड से। तो टाइम तो बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर वाले फैक्टर से। तो डॉपलर इफेक्ट रिलेटिविस्टिक में डॉपलर इफेक्ट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी काम करता है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल में नहीं काम करता, ट्रांसवर्स में भी करता है, y में z में उसमें भी करता है। क्यों? क्योंकि टाइम तो चेंज हो ही रहा है ना, टाइम तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है। तो आप इसे +1 वाले साउंड वेव्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हो, उसके विद रिस्पेक्ट टू भी निकाल सकते हो। मैंने एक आर्टिकल में वो करवा दिया था आपको, आज वाले अभी वाले आर्टिकल में आप रिलेटिविस्टिक वाला देख लो। रिलेटिविस्टिक से नॉन रिलेटिविस्टिक जाने में वो v/c को 0 पुट कर सकते हो, वो वाला तो है ही है, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल देख के आना, डॉपलर इफेक्ट रिलेटिविस्टिक में क्या होता है और किस तरह से प्रूफ क्या है, फेज वेव लेके किस तरह से प्रूव करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ट्रांसवर्स में क्या होता है, रेड शिफ्ट क्या होती है, ब्लू शिफ्ट क्या होती है, ठीक है। और एक आधी एप्लीकेशन वो भी आपको बताई दी। ये सब कुछ करके आना आपने। अगला लेक्चर हम अगले में सीखेंगे मास और एनर्जी के बारे में सीखेंगे, किस तरह से मोमेंटम के बारे में सीखेंगे, वो किस तरह से काम करता है, ठीक। तब तक के लिए पढ़ते रहो आप, हम मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, ठीक है।